Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बड़ी तादाद में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए मार्च निकाला। ये मार्च पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी के खिलाफ निकाला गया, जिसमें बड़ी तादाद में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और तेल की बढ़ती कीमतों पर केंद्र सरकार को घेरा। प्रदर्शन कर रहे टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की भी की। जैसे जैसे मार्च आगे बढ़ा, सड़कें कार्यकर्ताओं से खचाखच भर गईं। पेट्रोल और डीजल के अलावा प्रदर्शनकारियों ने सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी पर भी विरोध जताया। यही नहीं, तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने अपने शरीर पर एक पोस्टर भी लटकाया हुआ था, जिस पर केंद्र के खिलाफ स्लोगन लिखे थे। टीएमसी ने महंगाई पर मोदी सरकार को नाकाम बताते हुए उसे जनता विरोधी करार दिया। यूपी के कानपुर में एक पुलिस वाला वहां खड़ी कुछ महिलाओं से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। आरोप है कि सड़क से अकेली गुजर रही एक महिला से सिपाही ने छेड़छाड़ की, जिसके बाद पीड़ित के परिजन चौकी में पहुंच गए और हंगामा करने लगे। अपने हाथ से मार। इस बीच वहां मौजूद कुछ लोगों ने सिपाही से पीड़ित महिला से माफी मांगने को कहा। हंगामा बढ़ता देख पुलिस वाला महिला से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। माफी मांग लोगे तो ठीक है, नहीं तो अभी आगे चल के मांगोगे जाके माफी। अभी तुमसे माफी मांग रहे हैं तो हमें माफ कर दो, आप कभी जीवन में तुमसे कोई बात नहीं। हालांकि पुलिस वाले की माफी मांगने के बाद मामला शांत हो गया। गुजरात के सूरत में एक तेज रफ्तार ट्रक ने 3 लोगों को रौंद दिया, जिनमें तीनों की मौत हो गई। मारे गए लोगों में एक बुजुर्ग और 2 बच्चे शामिल हैं। सड़क हादसे की ये तस्वीरें पास ही लगे एक सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। और ये तस्वीरें जब तेज रफ्तार सड़क से गुजरते हुए एक ट्रक ने 3 लोगों को कुचल दिया। 3 लोगों की मौके पर इससे मौत हो गई, लेकिन ये पूरा हादसा नजदीक ही लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बनने वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट कई मामलों में बेहद खास होगा। दावा किया जा रहा है कि यह देश का ऐसा पहला एयरपोर्ट होगा जिसका रनवे एक हाईवे के ऊपर बनाया जाएगा। हालांकि एयरपोर्ट पहले से मौजूद है, लेकिन अब एयरपोर्ट के विस्तार की योजना बनाई गई है। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी शहर से 26 किलोमीटर दूर बाबतपुर में बनाया जा रहा है। AAA यानी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एयरपोर्ट के विस्तार की योजना को मंजूरी दे दी है। एयरपोर्ट पर रनवे की लंबाई अभी 2750 मीटर है, जिसे बढ़ाकर 4000 मीटर से ज्यादा करने की योजना है, ताकि बड़े बड़े कार्गो प्लेन और बोइंग विमानों की लैंडिंग में कोई परेशानी ना हो। रनवे की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि रनवे एक हाईवे के ठीक ऊपर बनाया जाएगा। यह हाईवे वाराणसी और लखनऊ को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे नंबर 56 है, जिसमें एयरपोर्ट के विस्तार के दौरान कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यानी रनवे पर विमान उड़ते हुए दिखेंगे, उड़ान भरते हुए दिखेंगे और उसके ठीक नीचे फर्राटा भरती गाड़ियां दिखाई देंगी। जर्मनी का लाइप्जिग एयरपोर्ट तकरीबन इसी तरह के डिजाइन पर बना हुआ है, जिसमें रनवे के नीचे से एक हाईवे गुजरता है, लेकिन भारत के लिए यह प्रयोग बिल्कुल नया होगा। पिछले कई साल से बाबतपुर एयरपोर्ट के विस्तार की योजना बनाई जा रही थी, लेकिन इसके लिए जमीन ढूंढना बेहद मुश्किल हो गया था, क्योंकि एयरपोर्ट के एक तरफ रेल लाइन गुजरती है, जिसे शिफ्ट किया जाना लगभग नामुमकिन था। दूसरी तरफ नेशनल हाईवे नंबर 56 है। एयरपोर्ट के विस्तार के लिए हाईवे को कुछ दूर से मोड़ने की जरूरत थी। दोनों मुश्किलों से बचने के लिए यह नई योजना बनाई गई, जिसके तहत अब हाईवे के ऊपर ही रनवे बनाने का फैसला लिया गया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में कुछ लोग प्रभु जगबंधु कॉलेज के दरवाजे पर लगा ताला तोड़ने की कोशिश करने लगे। आरोपी के छात्रों ने कॉलेज के गेट पर ताला लगाकर प्रिंसिपल और कई प्रोफेसरों को लगभग 5 घंटे तक बंधक बना लिया, जिसके बाद कुछ लोगों ने कॉलेज के गेट पर लगे हुए ताले को तोड़ने की कोशिश की। पहले एक हथौड़े के जरिए ताला तोड़ने की कोशिश की गई। इसके बाद लोहे की रॉड की मदद से गेट पर लगा हुआ ताला तोड़ दिया गया। इस बीच वहां मौजूद लोग जमकर नारेबाजी करते रहे, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रों और कॉलेज प्रशासन के बीच विवाद को सुलझाने की कोशिश की। पुलिस की मौजूदगी में कई छात्रों ने प्रिंसिपल और प्रोफेसरों के सामने अपनी मांगों को रखा। छात्रों की मांग है कि 60% से कम अटेंडेंस वाले छात्रों को परीक्षा देने की इजाजत दी जाए, लेकिन कॉलेज प्रशासन छात्रों की इस मांग को मानने के लिए तैयार नहीं है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू नेताओं की बयानबाजी के बीच लोक जनशक्ति पार्टी ने पटना में इफ्तार पार्टी की, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने भी शिरकत की। इफ्तार में नीतीश कुमार एलजेपी के अध्यक्ष रामविलास पासवान और सुशील मोदी के बीच में बैठे नजर आए। तीनों नेताओं ने इफ्तार पार्टी के दौरान काफी देर तक बातचीत की और फिर एक साथ फोटो भी खिंचवाई। इस दौरान एलजेपी सांसद चिराग पासवान भी मौजूद रहे। हालांकि आरएलएसपी यानी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं हुए। हमारा एनडीए इंटैक्ट है, उसमें किसी तरह का फूट नहीं है। बिहार के चेहरा हैं नीतीश जी हैं, देश के क्या कहते हैं चेहरा हैं कि नरेंद्र मोदी जी हैं।
यूपी के फैजाबाद में हिंदू धर्म सेना के कार्यकर्ता पुलिस वालों की मौजूदगी में कमिश्नर ऑफिस में नारेबाजी करने लगे। ये सभी राम मंदिर निर्माण को लेकर कमिश्नर को ज्ञापन सौंपने वहां पहुंचे थे, जिसके नहीं लिए जाने से नाराज होकर ये कार्यकर्ता कमिश्नर ऑफिस परिसर में ही धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। सबको सूचना, जय श्री राम। हंगामा बढ़ते देख सिटी मजिस्ट्रेट और कुछ अधिकारी धरने पर बैठे लोगों से उनका ज्ञापन लेने पहुंचे, लेकिन हिंदू धर्म सेना के कार्यकर्ता कमिश्नर को बुलाने की मांग पर अड़ गए। हम ये चाह रहे थे सर सारे राम भक्तों की एक बार मंडल है तो 1 मिनट के लिए आके ले ले सर, अपना ईगो त्याग दे सर। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस वाले भी पहुँच गए। मैंने निवेदन किया कि हमारे लोग रामलला के लिए ज्ञापन नहीं लाए हैं, कोई सन्यासी हो, मैं अंदर से बाहर नहीं निकल सकता। कमिश्नर के रवैये से खफा कार्यकर्ताओं ने सीएम योगी का घेराव करने की चेतावनी भी दी। लखनऊ में अयोध्या के संतों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और राम मंदिर निर्माण और धर्म संसद समेत कई मुद्दों पर उनसे चर्चा की। मुलाकात खत्म होने के बाद संतों ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए सीएम योगी ने आश्वासन दिया है और मंदिर का निर्माण जल्द शुरू हो जाएगा। राम जन्मभूमि जल्द से जल्द बनेगा। नकवी साहब का जो बयान आया था, जो उन्होंने कहा था कि राम मंदिर को इस बार 2019 के चुनावों में एजेंडे में नहीं रखा जाएगा, उस बार नहीं, नकवी से हम लोगों से कोई मतलब नहीं है। हम लोग तब मुख्यमंत्री को जानते हैं, नकवी कौन है हम लोग जानते भी नहीं है। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि का निर्माण जल्द से जल्द होने वाला है। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया? जी हाँ, उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द मंदिर बनने वाला है। नहीं, हम लोग नाराज नहीं है सरकार से। हम लोग सरकार बनाए हैं तो सरकार से नाराज क्यों होंगे? सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्य होगा? हाँ, क्यों नहीं मान्य होगा? सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम ही लोग नहीं मानेंगे तो कौन मानेगा? 10 लाख रुपए दिया उन्होंने सरजू महोत्सव, जो हमारी 4 साल से हो रही 6वां वर्ष की सरजू जयंती महोत्सव में उन्होंने दिया। और उन्होंने कहा कि चूँकि समय समय पर कुछ लोगों के बयान अयोध्या से आ जाते हैं, तो ये बयान उस तरह न दिए जाएं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में श्री राम जन्मभूमि का मामला चल रहा है। नाराज हैं आप लोग सरकार से? मंदिर की तरफ बन नहीं पाया? नहीं, हम लोग नाराज नहीं है। हम लोग तो संवैधानिक रूप मानते हैं, क्योंकि मैं स्वयं पक्षकार हूँ निर्मोही अखाड़ा से, महंत रामदास। नकवी साहब का जो बयान आया था मंदिर और विकास को लेकर के, उसको किस तरीके से? वो क्योंकि वो तो उनका राजनीतिक है और इसको मुद्दा राजनीति में धर्म का और इसका नहीं रखना चाहिए। वो अपना जो करना चाहे करना, हम तो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करें। अयोध्या के विकास के लिए हम लोगों ने मुलाकात किया। राम मंदिर के लिए राम मंदिर की कोई बात नहीं, वो न्यायालय है, न्यायालय बात करेगा। राम मंदिर सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। भारत के हम लोग संविधान को मानते हैं, कानून व्यवस्था में आस्था है। जो निर्णय आएगा उसका स्वागत करेंगे, उसके अनुसार कार्य होगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने का असर अब लोगों की ईएमआई पर भी पड़ सकता है, क्योंकि मौद्रिक नीति की समीक्षा करते हुए रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में इजाफा किया है। मोदी सरकार के आने के बाद रिजर्व बैंक ने पहली बार ब्याज दरों में इजाफा किया है। आरबीआई ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया है, जिसके बाद रेपो रेट 6% से बढ़कर 6.25% हो गया और रिवर्स रेपो रेट 5.25% से बढ़कर 6% हो गया। रेपो रेट वो दर होती है जिस पर देश का रिजर्व बैंक बाकी बैंकों को ब्याज देता है, माफ कीजिएगा, बाकी बैंकों को पैसा देता है। और रिवर्स रेपो रेट वो दर होती है जिस पर देश के बैंकों को रिजर्व बैंक पैसा देता है। माना जा रहा है कि आरबीआई के इस फैसले के बाद बैंक ग्राहकों की ईएमआई बढ़ा सकते हैं। मौद्रिक नीति की समीक्षा करते हुए रिजर्व बैंक ने अनुमान जताया कि चालू साल के पहले 6 महीने में, यानी अप्रैल से सितंबर महीने के बीच, रिटेल महंगाई 4.9% रह सकती है और दूसरे 6 महीने यानी अक्टूबर से मार्च 2019 के बीच रिटेल महंगाई 4.7% तक रह सकती है। महंगाई बढ़ने के अनुमान के पीछे पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों को बड़ी वजह माना गया है। महंगाई को काबू में करने के लिए ही रिजर्व बैंक ब्याज दरें बढ़ाता है। हालांकि जीडीपी बढ़ने की रफ्तार के अनुमान में आरबीआई ने कोई बदलाव नहीं किया है। चालू साल में जीडीपी बढ़ने की दर 7.4% रह सकती है। गुजरात में गिर के जंगल में रात के अंधेरे में कुछ लोग एक शेरनी को मुर्गा दिखाकर परेशान करने लगे। दावा किया जा रहा है कि ये लोग वहां घूमने आए पर्यटक थे। जो रात के अंधेरे में शेरनी को एक मुर्गे का लालच देने लगे, लेकिन जैसे ही वो शेरनी मुर्गे को पकड़ने उनके पास आई तो नीली शर्ट पहने पर्यटक ने मुर्गे को अपनी तरफ खींच लिया और आगे बढ़ गया। इस दौरान शेरनी वहीं खड़ी रह गई, जिसके बाद नीली शर्ट पहना एक आदमी कुछ ही दूरी पर जमीन पर बैठ गया और उसके साथ मौजूद दूसरा आदमी भी वहां कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन शेरनी उनके पास आ गई और एक बार फिर नीली शर्ट पहने पर्यटक ने शेरनी को मुर्गे का लालच दिया और शेरनी के सामने मुर्गे को लहराया, जिसे शेरनी ने पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन पर्यटक ने उसे अपनी ओर खींच लिया। काफी देर तक शेरनी को परेशान करने के बाद मुर्गे को शेरनी की तरफ फेंक दिया।
जिसके बाद शेरनी ने मुर्गे को दबोच लिया और वहां से भाग गई। सुप्रीम कोर्ट ने जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव को नई दिल्ली के सरकारी बंगले में रहने की अनुमति नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बदलते हुए शरद यादव के सरकारी बंगले में रहने, वेतन और सरकारी भत्तों पर रोक लगा दी। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट रोके जाने से हाफिज सईद जैसे पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं में खलबली मच गई। लिहाजा उन्होंने सीज फायर के बाद घाटी में ताबड़तोड़ हमले करते हुए आम लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, ताकि सुरक्षा बल के जवानों को भड़काने के साथ जम्मू कश्मीर के नागरिकों को डराया जा सके। आंकड़ों के मुताबिक 23 मई को अनंतनाग में हुए हमले में 10 लोग जख्मी हुए, जबकि 27 मई को पुलवामा में आतंकियों ने एक आदमी को मार डाला। इसके बाद 2 जून को श्रीनगर में आतंकियों ने 2 लोगों को जख्मी किया, जबकि 4 जून को शोपियां में एक बड़े हमले में 12 नागरिक घायल हो गए। आतंकियों की कोशिश हमलों के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की है, ताकि वो सीज फायर का फैसला पलट दे, जिससे जनता के बीच सरकार की किरकिरी हो सके। आर्मी के ऊपर कोई हमले नहीं हुए, बीएसएफ के ऊपर नहीं हमले हुए, वो सॉफ्ट एलिमेंट्स के ऊपर। सॉफ्ट एलिमेंट्स क्या है? जेके पुलिस है। रमजान में मोदी सरकार के सीज फायर के ऐलान की पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, लेकिन पाकिस्तान को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए वो हाफिज सईद जैसे आतंकियों के जरिए ताबड़तोड़ आतंकी हमले करवा रहा है, जिससे सुरक्षा बल को जवाबी कार्रवाई के लिए उकसाया जा सके। कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि नहीं चाहते कि कश्मीर वैली में शांति हो, इसलिए वो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। सरकार के सीज फायर के ऐलान के बावजूद रमजान में तेज हुए आतंकी हमले हैरान करने वाले हैं, क्योंकि आतंकियों के निशाने पर जवानों से ज्यादा घाटी के रोजेदार हैं। रमजान के पहले 20 दिनों में आतंकियों ने 38 हमले किए, जिनमें 1 नागरिक मारा गया, जबकि 31 लोग जख्मी हुए। आतंकियों के शिकार लोगों में एक मासूम बच्ची और कई महिलाएं भी शामिल हैं।